हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर लिया, उसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इस लेक्चर को अटेंड करना। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमारा जो दो कॉन्स्टेंट आए थे अल्फा एंड बीटा, उसकी वैल्यूज क्या होती है। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है ni इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ei, वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, ei है हमारा ith सेल की एनर्जी एंड ni है ith सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर यहाँ पर कोई डीजनरेसी है, डीजनरेसी मीन्स अगर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके सेम एनर्जी है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक डीजनरेसी फैक्टर से मल्टीप्लाई और कर देंगे इसको। इस डीजनरेसी फैक्टर को बोलते हैं gi इज कॉल्ड डीजनरेसी फैक्टर। बस सेम वैल्यू है, बस यहाँ gi से और मल्टीप्लाई कर देना है, वो इस केस में जब यहाँ पर डीजनरेसी एग्जिस्ट करती हो। नाउ यहाँ पे हमें इस एक कांस्टेंट c को एज्यूम करना है, एक कांस्टेंट c को एज्यूम करना है। इस c की वैल्यू जो होगी वो इस तरह से दी जाएगी, मींस जो इसमें e टू द पावर माइनस अल्फा वाला पार्ट है, e टू द पावर माइनस अल्फा, ये e टू द पावर माइनस अल्फा इक्वल होगा nc dqx dqy dqz dpx dpy dpz। अभी जो पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है dqx dqy dqz dpx dpy dpz, ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ म्यू स्पेस। म्यू स्पेस एक 6 डायमेंशन स्पेस होता है जिसमें 3 डायमेंशन जो है वो कोऑर्डिनेट के होते हैं यानी पोजीशन के होते हैं, और 3 डायमेंशन मोमेंटम के होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में ये आपके पोजीशंस हैं, और ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में आपकी मोमेंटम है। और मोमेंटम और पोजीशन के हमारा जो स्पेस बनता है उसको हम म्यू स्पेस कहते हैं। और यहाँ पर जो कैपिटल एन लिखा हुआ है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और ये क्वांटिटी हमारा वॉल्यूम ऑफ म्यू स्पेस है। लेट डी एन डिनोट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्री सेल। एलिमेंट्री सेल क्या, हमारे म्यू स्पेस में एक छोटी सी एलिमेंट्री सेल हमने कंसिडर की हुई है, और हमने माना है कि उस एलिमेंट्री सेल के अंदर आपके डीएन मॉलिक्यूल्स हैं। तो डीएन को अगर हम इस फॉर्मूले से लिखें तो लेट अस से ये डीएन है, इसको मैं डीएन लिख देता हूं इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस अल्फा e टू द पावर माइनस बीटा ei था। तो मैंने मान लिया जो मेरा डीएन जो मेरे मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी e है, मीन्स जो हमारी एलिमेंट्री सेल है उस एलिमेंट्री सेल के अंदर डीएन मॉलिक्यूल्स है, जिसमें से हर डीएन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी स्मॉल ई है। तो इस डीएन को हम यहाँ लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा ई लिख सकते हैं, बिकॉज जो ei की वैल्यू यहाँ पर e है। अब हम ई अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे इस डीएन में, तो डीएन हमारे पास बनेगा, देखो ध्यान से देखना, e टू द पावर माइनस बीटा ई को हम ऐसे लिखेंगे, e टू द पावर माइनस बीटा ई को हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर हम e की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू अगर पुट कर दे तो मिलेगा हमको nc dqx dqy dqz dpx dpy dpz मिलेगा। ये हमारा क्या है, एक छोटी सी एलिमेंट्री सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमें पूरे के पूरे जो हमारा कंटेनर है, पूरी की पूरी जो हमारी असेंबल है, उस असेंबल के अंदर हमें अगर निकालना है कि टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो इस डीएन को हमें पूरे ऑल ओवर स्पेस के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑल ओवर स्पेस की लिमिट होती है माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। दूसरी बात, यहाँ पर जो ऑल ओवर स्पेस है वो एक 6 डायमेंशन स्पेस होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 तो हमारे पोजिशन के या कोऑर्डिनेट के डी आ रहे हैं और 3 हमारे मोमेंटम के आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो 6 डायमेंशन का इंटीग्रेशन होने वाला है। तो अगर डीएन की वैल्यू को इंटीग्रेशन के अंदर रखें, इस इंटीग्रेशन के अंदर, तो इस डीएन की वैल्यू अगर हम इंटीग्रेशन के अंदर रखें तो हमें मिलेगा nc e टू द पावर माइनस e बीटा dqx dqy dqz dpx dpy dpz, और यहाँ पर 6 डायमेंशन में इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि 6 इंटीग्रेशन हो जाएंगे विद लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बिकॉज ऑल ओवर स्पेस की लिमिट जो होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाती है। नाउ अब हम यहाँ देखें तो हमारा n से n क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और c को हम इधर भेज देंगे तो हमें 1/c बन जाएगा। तो 1/c हमारे पास आ जाएगा। इन 3 इंटीग्रेशन को हम अलग कर देंगे, और इन 3 इंटीग्रेशन को हम अलग कर देंगे। अगर मैं इन 3 इंटीग्रेशन को अलग करूं तो इंटीग्रेशन की मेरे पास लिमिट आएगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और साथ में qx qy qz। यहाँ पे ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो q पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ dqx dqy dqz का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 डायमेंशनल स्पेस में। और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, यानी जो e टू द पावर i बीटा है और dpx dpy dpz है, इसके 3 इंटीग्रेशन अलग हो जाएंगे विद लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यानी हमने
इन तीन इंटीग्रेशन को अलग कर दिया और इन तीन इंटीग्रेशन को अलग कर दिया है। यहाँ पर जो हमारा ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम एनर्जी पर डिपेंड करता है, इसलिए मोमेंटम स्पेस में हम इस एनर्जी को भी ले जाएंगे सो दैट इसको हम इंटीग्रेट कर सकें। नाउ ये dqx, dqy, dqz मिलकर बनाएगा उस कंटेनर का वॉल्यूम जिस कंटेनर के अंदर हमने मोनो एटॉमिक आइडियल गैस को रखा हुआ है। इससे पहले के लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो गैस मॉलिक्यूल बेसिकली आइडियल मोनो एटॉमिक गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, तो अगर इसको हम देखें तो जिस कंटेनर में हमने मोनो एटॉमिक गैस को रखा होगा तो dqx, dqy, dqz उसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसकी जगह हम लग दिया वॉल्यूम, साथ में हमारे पड़ जाएगा इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ई बीटा dpx, dpy, dpz, इसकी लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रहेगी क्योंकि हम ऑल ओवर स्पेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर v जो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनिंग वेसल है, जिस वेसल के अंदर आपने मोनो एटॉमिक गैस को रखा हुआ है। नाउ अगर हम इसको और इंटीग्रेशन करें तो उसके लिए हमें यहाँ पर e की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन होता है p स्क्वायर बाई ट्वाइस m, और अगर मोमेंटम को भी हम तीन स्पेस में लिखें तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी px स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस py स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस pz स्क्वायर बाई ट्वाइस m, बिकॉज मोमेंटम को हमने तीन डायमेंशन में स्प्लिट कर दिया। p स्क्वायर इक्वल्स टू px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, और सबके डिवाइड बाई 2m था तो px स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस py स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस pz स्क्वायर बाई ट्वाइस m, ये हमें एनर्जी की वैल्यू मिल गई। अगर हम इस एनर्जी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें और px वाले इंटीग्रेशन को अलग कर दें, py वाले इंटीग्रेशन को अलग कर दें और pz वाले इंटीग्रेशन को अलग कर दें, यानी कि इस एनर्जी के बदले अगर मैं रख दूं यहाँ पर मैं रख दूं px स्क्वायर बाई ट्वाइस m, py स्क्वायर बाई ट्वाइस m, pz स्क्वायर बाई ट्वाइस m, ये रख दूं, और साथ में हमारे पास क्या था, e के साथ बीटा था, रख दूं। उसके बाद में dpx, dpy, dpz इन तीनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दूं तो मेरा पहला इंटीग्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस px स्क्वायर बाई ट्वाइस m विद dpx। फिर मेरा सेकंड इंटीग्रेशन बनेगा e टू द पावर माइनस py स्क्वायर 2m, बीटा से मल्टीप्लाई रहेगा डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई dpy। फिर मेरा अगला इंटीग्रेशन रहेगा e टू द पावर माइनस pz स्क्वायर बाई ट्वाइस m बीटा dpz। सिंपली मैंने इन तीनों इंटीग्रेशन को अलग कर लिया है। तीनों इंटीग्रेशन को अलग करने के बाद मुझे सिंपली इनको इंटीग्रेट कर देना है फॉर ऑल ओवर स्पेस की लिमिट के लिए जो है माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। इसको मैं इंटीग्रेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज करूंगा। मेरा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर dx, यानी यहाँ पे dx हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, तो यहाँ पर a हमें मिल जाए, इस a को हम यहाँ रख देंगे पाई बाई a, उसकी पावर 1/2 इस इंटीग्रेशन का आंसर होता है। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को देखूं तो मुझे ये मिल रहा है dx, ये मेरा मिल रहा है x, बिकॉज यहाँ पर x और x था, यहाँ पर वो x है px और px, तो मुझे ये dx मिल गया और ये मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा a की वैल्यू हो गई। सो दैट मेरा इंटीग्रेशन इसके इक्विवेलेंट हो जाए e टू द पावर माइनस a एक्स स्क्वायर dx। अब मैं इस इंटीग्रेशन को करूंगा पाई बाई a की पावर 1/2 के इक्वल, तो मेरा यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो बीटा अपॉन 2m है, तो मेरा पाई एज इट इज लिखा हुआ है, a की वैल्यू मैंने लिख दी बीटा अपॉन 2m। ऐसे ही मेरा जो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा सेम, इसमें भी मेरा जो a बनेगा वो बनेगा बीटा अपॉन 2m, तो पाई मैंने ऐसे लिखा हुआ है, a की वैल्यू है बीटा अपॉन 2m, फिर इसका भी सेम ऐसा ही होगा, ये मेरे को a मिलेगा, तो पाई को मैंने ऐसे लिखा हुआ है बीटा अपॉन 2m यहाँ रख दिया, पावर में 1/2 है। इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो 1/2 पावर 1/2 पावर 1/2 तीनों पावर को ऐड कर दें तो 2m पाई अपॉन बीटा की पावर 3/2 बन जाएगी, और साथ में आगे आपका ये वॉल्यूम रहा कंटेनर का और 1/c की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। नाउ अगर हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है EDN, यानी कि जो आपका आपने एलिमेंट्री सेल मानी हुई है उस एलिमेंट्री सेल की एनर्जी E है और नंबर ऑफ पार्टिकल DN है। अगर मैं एक पार्टिकल की एनर्जी को मान रहा हूं E, दूसरे पार्टिकल की एनर्जी को मान रहा हूं E, तो टोटल हमारे पास DN है, उस DN के पार्टिकल की एनर्जी EDN हो जाएगी। तो यानी कि एक मेरा जो छोटी सी आपकी एलिमेंट्री सेल है, इस एलिमेंट्री सेल के अंदर एनर्जी हो जाएगी EDN। और अगर मुझे पूरे के पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए मुझे इस EDN को ऑल ओवर स्पेस के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि एक 6 डायमेंशन स्पेस होता है जिसमें 6 इंटीग्रेशन में करने पड़ते हैं। तो यहाँ मुझे इस इंटीग्रेशन की जगह रखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 मुझे इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, और मुझे इस एनर्जी की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1/2m px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। ठीक है, तो इस एनर्जी की वैल्यू में रख दूंगा 1/2m px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz का, बेसिकली p स्क्वायर बाई ट्वाइस है, एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन है। यहाँ पार्टिकल के बाद पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के ही यहाँ पे इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैंने एनर्जी की रख दी px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस m। साथ में मुझे dn की वैल्यू रखनी है, dn की वैल्यू मेरे पास है, ये रही dn की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये रही
एन सी ई टू द पावर माइनस ई बीटा डी क्यू एक्स डी क्यू वाई डी क्यू जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। फिर सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया था, 3 में इंटीग्रेशन को यहाँ से ले लूंगा, 3 इंटीग्रेशन को साथ में यहाँ पर ले लूंगा, डी क्यू एक्स डी क्यू वाई डी क्यू जेड, इसका इंटीग्रेशन मेरे को वॉल्यूम दे देगा मेरा, तो यहाँ वॉल्यूम मिल जाएगा मुझे। यानी कि डी क्यू एक्स डी क्यू वाई डी क्यू जेड को अगर मैं 3 इंटीग्रेशन 3 डायमेंशन स्पेस में अगर इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे मिलने वाला है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ दी कंटेनिंग वेसल। तो ये मेरा पूरा का पूरा जो है डी क्यू एक्स डी क्यू वाई डी क्यू जेड और मेरे जो 3 इंटीग्रेशन है उनको मैं हटाकर वॉल्यूम ऑफ कंटेनिंग वेसल रख सकता हूं, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कंटेनिंग वेसल मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं देखूं तो इस इंटीग्रेशन में मोमेंटम के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, ये भी सब मोमेंटम्स है तो ये कांस्टेंट नहीं माने जाएंगे, लेकिन आपका जो n है c है और 2m है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो n c अपॉन 2m और v तो बाहर है ही, इसको अगर साथ में लिखे तो हमें मिलेगा n v c डिवाइडेड बाई ट्वाइस m। फिर अगेन इसे हम मोमेंटम वाले इंटीग्रेशन को x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में अलग अलग कर देंगे। तो पहले हमें मिलेगा पी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर, देखो यहाँ पे भी हम रखेंगे एनर्जी की वैल्यू वही सेम जो हमने पीछे रखी थी, ये ई बीटा था तो हमारे पास हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस एम बीटा प्लस पी वाई स्क्वायर बीटा अपॉन ट्वाइस एम प्लस पी जेड स्क्वायर बीटा अपॉन ट्वाइस एम। जैसे हमने एनर्जी को यहाँ पे सेपरेट किया था ई टू द पावर में, वैसे यहाँ पे भी हमने सेपरेट कर लिया है ना। अगर हम इंटीग्रेशन को अलग करें तो पहला हमें मिलेगा पी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस पी एक्स स्क्वायर बीटा ट्वाइस एम, देखो ये लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर ट्वाइस एम डी पी एक्स। ऐसी में सेकंड को अलग करूंगा तो मुझे मिलेगा पी वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस पी वाई स्क्वायर बीटा अपॉन 2m डी पी वाई। ऐसे मुझे थर्ड इंटीग्रेशन मिलेगा पी जेड स्क्वायर ई टू द पावर माइनस पी जेड स्क्वायर बीटा अपॉन ट्वाइस एम पी डी पी जेड, ये लिखा हुआ है आपका, और बीच में सबका प्लस प्लस साइन आएगा बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये इनके बीच में प्लस प्लस साइन है तो उनको प्लस प्लस साइन में हमने अलग कर दिया है। नाउ हम फिर से अगेन एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज करेंगे। हमारा जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वो है माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 पाई अपॉन ए क्यूब की पावर 1/2 है। इसको इंटीग्रेट करें, अगर मैं यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है एन वी सी बाई ट्वाइस उसको मैंने एज लिखा हुआ है, जब मैं इस पार्ट को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो कि हाँ मेरा पी एक्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट है और मेरा डी एक्स जो है वो डी पी एक्स के इक्विवेलेंट है, मेरा एक्स स्क्वायर जो है वो पी एक्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, तो मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस बीटा बाई ट्वाइस एम। अगर मैं माइनस बीटा बाई ट्वाइस एम यहाँ पे ए की वैल्यू रखता हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी एम अपॉन बीटा 2 पाई एम बीटा की पावर 3/2। सिमिलरली मुझे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू वही मिलेगी m बाई बीटा 2 पाई m अपॉन बीटा की पावर 3/2। सिमिलरली मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी m बाई बीटा 2 पाई m बाई बीटा की पावर 3/2। एंड जब मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा तो ये 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इस जो हमारा ये है m अपॉन बीटा 2 पाई m बीटा की पावर 3/2, जो पूरा का पूरा ये 3 टाइम्स हो जाएगा हमारा। 1 टाइम यहाँ है, 2 टाइम यहाँ है, 3 टाइम यहाँ है, तो यानी कि m अपॉन बीटा, यहाँ पे भी देखो m था ऑलरेडी मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे m था, जो हमारा m अपॉन बीटा 2 पाई m अपॉन बीटा की पावर 3/2 3 टाइम्स हो गया। इसमें क्या हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया है, तो हमें मिला n v c अपॉन 2 3 बीटा 2 पाई m बीटा की पावर 3/2। अब हमें करना क्या है, जो हमारे c की वैल्यू है 1/c की वैल्यू ये हमें पुट कर देनी है। 1/c की वैल्यू मेरे पास है v 2 पाई m अपॉन बीटा की पावर 3/2, तो मैंने यहाँ पे nv/2 का एज इट इज लिखा हुआ है, nv/2 का एज इट इज लिखा हुआ है, और 3 बाई बीटा को एज इट इज लिखा हुआ है, और 2 पाई m अपॉन बीटा की पावर 3/2 एज इट इज लिखा हुआ है। जो मेरे पास c है, c यानी 1/c, तो 1/c की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, यानी कि देखो 1/c की वैल्यू जब इतनी है तो c की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगी, तो c की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगी, तो v हो जाएगा हमारा 1/v, और हमारा 2 पाई m अपॉन बीटा बन जाएगा बीटा अपॉन 2 पाई m की पावर 3/2। अब यहाँ पर देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई m से 2 पाई m कैंसिल होगा, पावर भी दोनों की सेम है तो हट जाएगी पूरी की पूरी पावर, और यहाँ पे हमारा कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, हमारे पास बचेगा 3, एक हाँ v से v भी कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा 3n अपॉन 2 बीटा इक्वल टू मिल जाएगा हमको 3n अपॉन 2 बीटा। सिंस ये बात हो रही है मोनोएटॉमिक गैस की, तो मोनोएटॉमिक गैस फॉर n मोल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, फॉर n मोल जो एनर्जी हमारे पास हो जाएगी 3/2 n kT होती है। ये हमारे पास आइडियल मोनोएटॉमिक गैस की जो हमारी एनर्जी होती है वो 3/2 n kT होती है, जिसे हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करें तो 3/2 मुझे यहाँ मिल रहा है, 3/2 मुझे यहाँ मिल रहा है, n मुझे यहाँ मिल रहा है, n मुझे यहाँ मिल रहा है, और जो मेरा 1/बीटा है वो kT के इक्विवेलेंट आ रहा है। अगर आपका 1/बीटा kT के इक्विवेलेंट है तो आप कह सकते हो कि बीटा 1/kT के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से आपको बीटा के फॉर्म में मिल जाएगा 1/kT। जो इसमें 2 अननोन कांस्टेंट थे अल्फा और बीटा, उसमें से बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है 1/kT। अब बीटा की वैल्यू 1/kT को आप यहाँ रख सकते हो, 1/kT को आप यहाँ रखोगे तो 1/kT यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा 1/c की वैल्यू हो जाएगी। और अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से c इक्वल्स टू, ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने का मतलब है कि 1/v और आपका ये है 1/2 पाई m kT की पावर
2/3। ये जो हमें सी की वैल्यू मिली, इस सी की वैल्यू को हम यहां पुट करके अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मींस अल्फा की वैल्यू हमारा कांस्टेंट के टर्म्स में आ जाएगी। सारे के सारे पार्ट इसमें कांस्टेंट है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेंपरेचर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और वॉल्यूम ऑफ कंटेनिंग वेसल भी कांस्टेंट यहां पर रहने वाला है। तो इस तरह से हम आपका बीटा की वैल्यू 1/kT निकाल सकते हैं और जो हमारा जो सी आया, इस सी की वैल्यू को निकाल कर यहां पुट करके हम आपके इस अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में जो कांस्टेंट अल्फा बीटा थे उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।